हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। ये रिड्यूस सिलेबस है, जितना सिलेबस से कट चुका है उसको मैंने पहले ही हटा चुका है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं पूरे बुक सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो आप लोग मुझसे अभी से जुड़ जाइए। अगर आप हमें अब से जुड़ते हैं तो आप कंफर्म है कि आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 140। 140 को मुझे रिप्रेजेंट कर 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो इसका हम सिंपल सा फैक्टर करेंगे। 140 इस तरह से लिखेंगे, इसको हम डिवाइड फैक्टर करेंगे इस तरह सिंपल तरीके से। 2 7 जा 14, इन 2 सत्ते 14 कट गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 तैया 6। आपको प्राइम नंबर से काटना है। फिर 2 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 29, इस तरह से नंबर से आपसे कट को कट करना है। तो पहले 2 से कट हुआ है, 2 से कट करेंगे, फिर 2 तैया 6 और 2 पंचे 10, फिर आपका ये 5 से कट होगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इस तरह से 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो इतना हो जाएगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 × 2 × 5 × 7 जो आया है 2 × 2 × 5 × 7। इस तरह से बहुत ईजी है ये। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से 3825। आपको 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसका भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। पहले 2 से कट हो रहा है तो 2 से हम कट करेंगे, 2 से नहीं हो जाएगा, ये सीधे 5 से कट होगा। तो पहले हम लोग 5 से कट कर लेंगे, जिससे कट होगा उससे आपको कट करना है स्टार्टिंग में, जिससे तो हम लोग पहले इससे कट करते हैं। पहले चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कट रही है। 5 2 7 2 14 15 3 18, 3 से कट जाएगा। 3 से पहले कट करते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 से 21 और 3 5 15। अगेन 3 से कट जाएगा, तो आप दोबारा से 3 से काट दीजिए। 3 चौक 12, चूँकि आप काउंट कर लीजिए 3 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि काउंट करने पर 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 1 3 3 7 10 10 5 15 और 3 5 15 होता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो हम 3 से काट लेते हैं। 3 चौक 12 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए इसको। 5 चौथे 40 और 5 हम 25, अगेन 5 से कट होगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 17 से कट कर दीजिए, 17 एकम 17, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ पर आपको गुणनखंड निकालना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये भी हम ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका भी। 5005 का क्या होगा, पहले 5 से कट होगा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब ये कट होगा 7 से, 7 एकम 7 3 10 30 7 चौक 28 और 7 3 21। अब ये 11 से कट होगा, 11 एकम 11 और 11 3 33 और फिर 13 से कट हो जाएगा, 13 एकम 13। इस तरह से 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका। 5005 का अभाज्य गुणनखंड आपका होगा, अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13 हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लोग पाँचवा पार्ट करते हैं इसका। पहला का 5वां पार्ट है आपका 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। सेम काम इसका भी करेंगे आपको। पहले हम इसको 2 से कट करेंगे, 2 से होगा नहीं, 3 से 9 2 11 4 11 4 15 15 5 20 21 नहीं होगा, 17 से कट जाएगा। 17 से काटते हैं सीधे सीधे। 17 से काटने पर 17 चौको 68 होता है, 68 जो 70 जा 74, 6 बचेगा, 6 2 62 17 3 51 और बचेगा आपका 11 और 9 19 हो जाएगा, 119 और 17 17 हम 119 होता है, कट जाएगा। अब आप दोबारा इसे कट करेंगे 19 से। तो 19 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए। 19 दूना 38 और बच जाएगा 38, 2 40 3 5 बचेगा, 5 57 हो जाएगा, 19 3 57। अब इसको 23 से कट करेंगे, 23 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 7429 का अभाज्य गुणनखंड आपका होगा। 7429 का अभाज्य गुणनखंड आपका बन जाएगा यहाँ पर गुणनखंड 17 × 19 × 23। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि पूर्णांकों
के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच भी कीजिए। दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। आपका पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का। तो हम लोग 26 और 91 हम इसका तो सर्वप्रथम हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो इसका सर्वप्रथम मुझे अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड 26 का कितना आएगा, 2 से कट जाएगा 2। पहले यहाँ अलग से आप करके देख लीजिए, एक रफ कॉपी अलग से कर लीजिए। यहाँ पर 2 2 एक कम 2 2 तो यहाँ 6, फिर 13 से कट होगा 13 एक कम 13। इस तरह से 2 और 13 दो अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। ऐसे 91 का क्या होगा, 13 सत्ते 91 ने 7 से कटेगा और 13 से कटेगा, इस तरह से बन जाएगा। तो इसका जो LCM होगा, LCM क्या होता है, जो मिलेगा उसको भी लिखना होता है, जो नहीं मिलता है वो भी लिखना होता है। 13 आपका मिल रहा है तो उसको आप एक बार लिख दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको आप सभी को लिख दीजिए। 2 × 7 ये हो जाएगा आपका LCM, और इसको मल्टीप्लाई कराने पर आ जाएगा आपका 182। आपका LCM जो होगा 182 आ जाएगा। HCF जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, जो मिलता है उसी को लिखा जाता है। तो HCF 13 मिल रहा है तो 13 को ही लिख देंगे। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने में आपका दिया गया था LCM इंटू HCF, मल्टीप्लाई करने पर पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर आ जाना चाहिए। तो LCM आपका कितना आया है 182 और HCF कितना आया है 13 आया है। आपका पहला नंबर 26 है और ये 91, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 2366 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर भी 2366 आ जाता है। इस तरह से आपका ये आंसर वेरीफाई भी हो जाता है, वेरीफाई। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। 510 और 92 दिया गया है, इसका भी हम लोग देखते हैं। 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ आप करके देख लीजिए। 2 से कट होगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10। जो 92 का काउंट फैक्टर करेंगे आप तो 2 × 2 × 23 आ जाएगा। मैंने यहाँ कर लीजिए, आप देख लीजिए। 2 चौको 8 और 2 छक्कों 8 1 9 यानी 12 बचेगा। 2 छक 12 और 2 दूनी 4 2 तीन 6 23 से कम 23, इस तरह से कट जाएगा। तो इसका जो आपका HCF हो जाएगा, HCF में क्या होता है, जो मिलेगा उसी को लिखना होता है। तो 2 मिल गया और तो इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो HCF 2 हो जाएगा। आपका LCM कितना हो जाएगा, जो मिलता है उसको एक बार लिखना होता है, जो नहीं मिलता उसको सब लिखना पड़ता है। तो आपका 2 हो गया एक बार, फिर से 1 2 बच रहा है आपका, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है, 23 बच रहा है। इन सबको नोट कर लेंगे और सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा वो LCM हो जाएगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 91 1000 ये आ जाएगा आपका 23660 23660 आ जाएगा, 23660। और आप इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने में हमें क्या करना होता था, वेरीफाई में LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर आपका LCM है आया है आपका 23460, और जो HCF है आपका वो कितना आया है 2 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका है कितना 510 और सेकंड नंबर आपका 92 है। तो इसको लिख देंगे, जिसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 46922, और इसको भी मल्टीप्लाई कराने पर आ जाएगा 46922। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। 3 ही पार्ट थे तो 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट कर लेते हैं हम इसका। तीसरा पार्ट आपका यहाँ पर 336 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। देखिए क्या आता है, यहाँ हम लोग सभी के सामने करके दिखा रहे हैं। आप लोग भी नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप यहीं करके देख भी लीजिए साथ में। 2 1 कम 2 2 छक 12 2 8 16। वीडियो बड़ी ज़रूर होगी लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 8 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8 2 दूनी 4, अगेन 2 से 2 दूनी 4 2 1 कम 2 3 21 और 7 1 कम 7। तो इसका जो फैक्टर आया है वो 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2, और इसके बाद 1 × 3 1 × 7। इस तरह से हो गया। आपका 54 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा वो भी देख लीजिए। 54 का अलग निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 दूनी 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 और 3 1 कम 3। इस तरह से 2 × 1 2 3 ये इसका बन जाएगा। अब यहाँ से हम पहले HCF निकालेंगे। HCF जो मिलेगा उसी को लिखना होता है। तो मिल क्या रहा है, एक बार HCF 1 मिल गया और 1 3 यहाँ मिल रहा है, तो बस 2 ही आपका 6 HCF हो जाएगा। LCM कितना होगा, जो मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है सब लिखना पड़ेगा। तो 2 3 तो आपका 1 1 मैच हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए 3 2 बच रहे हैं, 1 2 3 2 और 2 3 बच रहा है और 1 7 बच रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो LCM आ जाएगा। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कराने पर आपका आ जाएगा 3024। देन अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई कराएंगे। HCF 6 है आपका, LCM इतना आ गया, वेरीफाई कराएंगे। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस तरह से तो LCF आपका कितना है 3 आया है 3024, और LCM है आपका 6, और इस पहला नंबर है आपका 336 और दूसरा नंबर है 54। इसको मल्टीप्लाई कराओगी
तो आपका हो जाएगा कितना 18,144 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कराने पर 18,144 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 18,144 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बहुत ही ईजी आंसर है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके दोनों पार्ट हो गए, हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना है। पहला क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 21। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। अब सर्वप्रथम 12 का फैक्टर करेंगे, तो 12 का फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2, और यहाँ करके देख लीजिए आप 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 छक 12, 2 तैयाँ 6 और 3 एक कम 3, यानी 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 4 3 12। इससे 15 का क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 21 का क्या होगा, 3 से 21। इस तरह से हो जाएगा। आपको एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है, तो यहाँ से हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। हमेशा एचसीएफ पहले निकाला कर दीजिए, थोड़ा आसानी होती है। एचसीएफ क्या होगा, जो मिलेगा वो हो जाएगा। तो एचसीएफ का 1 मिल रहा है 3 और कुछ नहीं मिला है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। एलसीएम कितना होगा, जो मिलेगा वो भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है वो सब लिख दीजिए। 1 3 आ गया, और 2 हमारा 2 बच रहा है, 1 5 बच रहा है और 1 7 बच रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 3 6 6 2 12 12 5 60 और 60 7 6 7 42 420। आपका 420 आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। इसका सेकंड पार्ट है 17 23 29। तो 17 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुणे 17 17 ही होगा। 23 का फैक्टर भी 1 गुणे 23 ही होगा, किसी से नहीं करते हैं चूंकि ये प्राइम नंबर है, और 1 गुणे 29 होगा। तो जो इसका एलसीएम है एचसीएफ में कॉमन क्या है, 1, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, और जो एलसीएम होगा आपका एक तो कॉमन है वो तो रहेगा, बाकी सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर 17 23 और 91, 17 23 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 391, और अगेन 391 को 29 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11331। ही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 गुणे 3 3 त्रिका 9, और 25 का क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। तो हम यहाँ पर पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, जो मिलता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या होगा 1, क्योंकि सभी में हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एचसीएफ हमारा 1 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 ही रहेगा। तो चाहे हम 3 गुणे 1 लिख दीजिए या 3 ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आप एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पर सभी नंबर लिखे जाते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, सीधे मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 5 25। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है जो मिलता है वो तो लिखना ही होता है। अब जो नहीं मिल रहा है वो भी आपको सब लिखना होता है, तो इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। देन इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 8 9 72 72 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 1800। इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो 1800 हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4th क्वेश्चन है आपका एचसीएफ गिवन है 306 657 का 9 दिया गया है। नहीं, आपके पास दो कोई संख्याएं हैं, प्रथम संख्या आपका 306 और दूसरी संख्या आपका पास 657। इसका जो एचसीएफ है 9 दिया गया है, आपको यहाँ से एलसीएम निकालना है। तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। यहाँ से आपको निकालना है एलसीएम, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ करेंगे तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट संख्या 306 दी गई है, दूसरी संख्या 657 दी गई है। आपको एचसीएफ 9 एलसीएम निकालना है, जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया था। तो यहाँ पर आप फार्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपको निकालना है, यहाँ पर क्या है, निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप एचसीएफ को ट्रांसफर कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अब सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट नंबर आपका 306 है और सेकेंड नंबर 657 है, और डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो ये कट भी जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 और 2 1 3 अभी 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 34 आ जाएगा। यानी 657 को आप 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 657 मल्टीप्लाई बाई 34, तो 4 से 28 2 हो जाएगा, 4 पंचे 20 20 2 22 2 4 से 4 6 24 24 2 26 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 21 2, ये 1 डिजिट क्रॉस कर देते हैं। 3 से 21 2, 3 पंचे 15 और 2 17 1 3 6 18 18 1 19। इसको आप प्लस कर लीजिए तो 8 2 1 3 और 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ पर 9 2 11 1 12 और 1 का एक कैरी जुड़ जाएगा 2, यानी 22,338 हो जाएगा। यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 22,338 और यही आपका
आंसर हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा आपका एलसीएम। तो यहाँ लिख दीजिए एलसीएम इज इक्वल टू 22,338 और एलसीएम किसका आया है 306 657 संख्या का आया है। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त होती है। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग करते हैं। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पर का अभाज्य गुणनखंड होगा आपका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर n। लेकिन मुझे पता है कि कोई भी संख्या का 0 मान यानी लास्ट डिजिट यूनिट अंक 0 तभी हो सकता है जब उसका जो फॉर्म हो 2 × 5 के पावर n के रूप में हो, तभी हो सकता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए पहले आप स्टेटमेंट, ये किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए 2 × 5 के पावर n के रूप में होना आवश्यक है, यानी जो उसका अभाज्य गुणनखंड हो वो 2 × 5 के पावर n के रूप में होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो संख्या 5 पर खत्म 0 पर ख़त्म नहीं हो सकती है, अर्थात 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे कि भी हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, 2 के पावर 3 यहाँ पर एक पावर हम 1 लेते हैं तो 2 तो यहाँ 6 हो जाएगा, आंत डिजिट 0 नहीं आई। अगर 6 के पावर हम 2 करते हैं तो 6 दूनी 6 का 36 हो जाएगा, लास्ट फिर से 6 आ गई। 6 के पावर 3 करते हैं 6 का 18 6 का 36 36 छक्का आपका हो जाएगा 6 का 36 छात्र 18 की 216 हो जाएगा, तब भी नहीं खत्म होगा। यानी कि ये इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा, यूनिट डिजिट जो है 0 कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर यही 2 × 5 के पावर के रूप में हो तो यानी 10 के पावर अगर हम 0 करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 तो 1 हो जाएगा, इसकी तो बात छोड़ दीजिए। 10 के पावर 1 करेंगे, प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, तो 10 हो जाएगा। 10 के पावर 2 करें तो 100 हो जाएगा। इस तरह से अंतर डिजिट क्या हो रहा है 0 आ रहा है आपका। अब आप हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मैंने प्रूफ भी कर दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, वो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको बताना है। तो भाज्य संख्या की डिफिनीशन पहले बता देना चाहते हैं आपको। वह संख्याएं जिसका केवल 1 से कटे और स्वयं से कटें वो हमारी होती हैं भाज्य संख्याएं, यानी उनके केवल 2 ही फैक्टर हों वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर व्याख्या भी कर देंगे। बताया गया है कि ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या कैसे हम करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 13 दोनों में टर्म में कॉमन है, यहाँ भी 13 कॉमन है तो यहाँ भी 13 कॉमन है। 13 बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 7 × 11 × 1 + 1 बच जाएगा, और अगेन इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 से 77 77 एक कम 77 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका 13 × 77 इसका जो मल्टीपल हो जाएगा आपका वो 13 × 77 कितना हो जाएगा। इस तरह से अगर इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 13 × 77 हो जाएगा। यहाँ पर 13 × 77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 1001, और 13 एक कम 13, इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1014। जो 1014 है वो आपका 1 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है और 1014 से भी डिवाइड है। अतः हम कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या होगी, अतः ये भाज्य संख्या होगी। अतः ये भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। अब हम लोग 6 हमारा 6 का सेकेंड पार्ट भी इसमें है, और करके लिखा गया है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भी भाज्य संख्या है। इसको प्रूव करना है कि भाज्य संख्या है। तो यहाँ से यहाँ तक भी देखते हैं तो 5 दोनों में कॉमन, तो 5 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आपका ही बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई कराओगे आपका हो जाएगा 1008, और यहाँ पर आपका 1 का 1 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कराने पर 5 8 40 और 5 एकम 5 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 था तो 5 ऐड करोगे तो 5045 हो जाएगा। और जो 5045 है ये 5 से भी डिवाइडेड है। 5045 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा आपका यहाँ करके देख लीजिए आप लोग। 5045 का अभाज्य गुणनखंड 5 से कट करते हैं तो 5 एकम 5 0 और 5 9 45, और आप किससे कट होगा, और ये 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा, साथ में 1 से भी हो जाएगा। अर्थात इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, 5 1009 और 1 इसका भाज्य गुणनखंड हो गया। अतः ये जो है भाज्य संख्या ही होगी, ये भाज्य संख्या होगी, चूँकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, भाज्य संख्या होगी
क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप लोग। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल के मैदान पे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी शीट पर सॉल्व करते हैं। सोनिया रवि यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। जब एक पूरा चक्कर इनको पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लग जाता है, जबकि रवि को एक समय ऐसा आएगा जो दोनों एक ही स्थान पर कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर जाकर के वो मिल जाएंगे। तो वो कौन सा पॉइंट होगा कि वो जहाँ पर वो मिलेंगे वो समय क्या होगा, वो समय आपको बताना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम निकालते हैं। 16 और 12 का एलसीएम, 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 16 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, अभाज्य पर, तो यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ऐसे 12 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, जो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, 2 मैच हो गया और क्या मैच हो रहा है, और 2 यहाँ मैच हो गया तो वो भी एक बार, और ये 2 मैच नहीं हो रहे तो ये दोनों को नोट कर लेंगे। 3 हमारा बच रहा है उसको नोट कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 32, 16 48, यानी 48 मिनट बाद, 48 मिनट बाद दोनों जाकर के पूरा चक्कर लगाते लगाते 48 मिनट बाद जाकर के वो किसी एक पॉइंट पर, कहीं पर भी, चारों तरफ कहीं पर भी जाकर के मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2, ये आपका पुरानी बुक है, इसको हम 1.2 रिड्यूस सिलेबस से सॉल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मुझे प्रूव करना है। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करना है। तो इससे पहले जस्ट इसका हम अपोजिट मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जस्ट मुझे अपोजिट मानना ही पड़ेगा। और जब हम ऐसा मानते हैं तो माना कि 2 पूर्णांक ए व बी हैं तथा ए बी सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब इनके बीच का जो एचसीएफ है बी का वो 1 है, यानी 1 के अलावा कोई भी एचसीएफ नहीं है, तथा वह परिमेय संख्या ए और बी है जहाँ बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, बी का मान 0 नहीं। अगर बी का मान 0 हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। √5 लिख सकते हैं इसको, √5 इज इक्वल टू a/b। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर का b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 5 के नीचे 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 को b स्क्वायर से कराएंगे तो 5b स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर को कराएंगे a स्क्वायर से हो जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहें तो a स्क्वायर 5 को ट्रांसफर करेंगे तो a स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 5, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब इतना हो गया, 5 जो है वो a स्क्वायर से, यानी 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। थोड़ा यहाँ मिस्टेक लिख गया, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को विभाजित करेगा। अगर 5 a स्क्वायर से विभाजित करता है तो 5 a को विभाजित करेगा। जैसे 25 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है और हमारा प्रमेय भी कहता है। इसके बाद माना कि यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, माना कि a बराबर 5c रख देते हैं, जहाँ पर c भी कोई एक पूर्णांक है। अगर c भी एक पूर्णांक है तो इसकी वैल्यू हम 5c रखते हैं, तो 5b स्क्वायर a स्क्वायर की जगह पे 5c पुट कर देते हैं तो 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 25 हो जाएगा और c स्क्वायर का c स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 25c स्क्वायर 5 ट्रांसफर करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 25 तो आ जाएगा आपका 5c स्क्वायर। इस तरह से आपका जो b होगा वो हम इसको लिख सकते हैं b/5 इक्वल टू c स्क्वायर, यानी 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है। इसी प्रकार 5 जो है वो b को विभाजित करेगा, पहले जैसे नियम से 5 भी क्या करेगा, b को विभाजित करेगा। इस प्रकार से आगे हम लोग करते हैं, 5 b से विभाजित 5 जो है b को विभाजित करेगा। अब आगे हम लोग करते हैं क्या, इसी प्रकार 5 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 जो है वो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे हमने माना था एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इसलिए हमारे मानने का विरोधाभास हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 जो होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। इस तरह से आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी प्रूव करना है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके भी जस्ट मुझे अपोजिट मानना पड़ेगा कि माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसके जस्ट एक अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट ही मानना पड़ता है तभी आप प्रूव कर पाएंगे। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। और कंडीशन है कि b ≠ 0 होना चाहिए। b यहाँ पर आपका 0 नहीं होगा, तो इसको हम लोग कंप्लीटली राइट करते हैं। b ≠ 0 है, इस प्रकार से लिख गया। अब 3 + 2 √5 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। a/b के फॉर्म में, चूँकि ये परिमेय है तो इसके नीचे 1 मानेंगे और हम 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पर आपके राइट साइड में, तो हो जाएगा a + b। 3 प्लस में है और जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी a/b = हो जाएगा आपका 3 + 2 √5, 2 √5 यहाँ बचेगा और a/b 3 ट्रांसफ़र होगा, -3 हो जाएगा। तो 2 √5 बराबर इतना आ गया। अब यहाँ से हम √5 छोड़ देंगे और 2 को भी ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो a/b -3 और ये 2 जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो हम डिवाइड के फॉर्म में इसको लिख देखते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो √5 का √5 ही रहेगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a का ये हो जाएगा और 3b हो जाएगा और अपान b को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2b हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा आपका √5 a - 3b अपान 2b। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a - 3b अपान 2b ये क्या है, परिमेय संख्या है। और नियम होता है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ये रूल होता है सिंपल सा। इस तरीके से अब क्या होगा कि हमारे मानने का विरोधाभास हो गया, चूँकि मैंने माना था कि √5 जो है वो परिमेय संख्या होगी और a/b भी क्या है, परिमेय संख्या है और वो पूर्णांक है, जो हमारे मानने का विरोधाभास हो रहा है। अतः जो 3 + 2 अपान √5 है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। लेकिन अगर वीडियो चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तीसरा का पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2। 3 क्वेश्चन है जिसमें पहला करना है 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है सॉरी। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन फर्स्ट जैसा है आपका, तो इसको भी मानना पड़ेगा। 1/√2 एक क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b के फॉर्म में लिखने का मतलब सिंपल सा इतना हो गया, a/b के रूप में लिख सकते हैं। और ये और b सहभाज्य हैं, जहाँ b ≠ 0 है। अगर हम इसको लिखते हैं तो 1/√2 = a/b हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी √2a। अब दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पर b² हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और a का स्क्वायर a हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1/2 a² अपान b²। 2 को देन हम ट्रांसफ़र करते हैं तो b² 2a² हो जाएगा। अब यहाँ से b की वैल्यू b² 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो b² अपान 2 और यहाँ पर बच जाएगा आपका a²। देन यहाँ पर कह सकते हैं कि b² 2 जो है वो b² को विभाजित करता है, 2 b² को विभाजित करता है। इसी प्रकार जो 2 है वो b को भी सेम प्रोसेस से विभाजित करेगा। अतः b बराबर 2c रख देने पर, अभी हम फर्स्ट में जैसे क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार b की वैल्यू हम 2c रख देते हैं, जहाँ पर b क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 2c² अपान 2 हो जाएगा। देन 4c² अपान 2 हो जाएगा = a² हो जाएगा। वहाँ पर इसको हम कट करेंगे, 2 × 2 2 × 4 2c² = a² हो जाएगा, जहाँ पर आपका c² हो जाएगा a² अपान 2। अर्थात a² जो है पहले वाला कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, 2 जो है वो a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है, देन 2a को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से हमने माना था कि a और b क्या है, सहभाज्य हैं, उनके बीच का HCF 1 है। लेकिन यहाँ पर हमारे मानने का भी विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो
HCF है वो बढ़ करके HCF कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और हमारा मानना था कि यहाँ पर कोई HCF एक ही HCF आएगा, जबकि यहाँ HCF 2 आ रहा है और 2a का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी प्राप्त हो रहा है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अतः हमारे मानने का विरोधाभास हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 जो होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको भी अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसे भी हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर कंडीशन है, पहले तो मान लेंगे 7√5 एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि जस्ट मुझे उल्टा मानना होता है। अगर 7√5 एक परमेय संख्या है तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर a/b के फॉर्म में लिख पाएंगे इसको हम, तो हाँ कंडीशन होती है b ≠ 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिख देते हैं 7√5 a/b लिखने के बाद में यहाँ पर हम 7 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो a/b और 7 जाएगा तो यहाँ पर आपका माइनस का 7 डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7 भी हो जाएगा, यानी √5 बराबर हो जाएगा a/7b। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो √5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a/7b जो है वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ भी हमारे मानने का विरोधाभास हो जाएगा, चूँकि हमने माना था कि a/b जो है वो परमेय संख्या है, यानी √5 एक परमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर तो अपोजिट हो रहा है, इसलिए हमारे मानने का विरोधाभास हो जाएगा। और जो √5 होगा 7√5 होगा वो एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। एक कंडीशन होती है, कभी भी परमेय संख्या जो होती है वो अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ये भी आपको रूल याद रखना है। रूल होता है कि परमेय होती किसी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारे मानने का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए 7 + 7√5 जो है वो एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है ये, थर्ड का पार्ट नंबर 3। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका प्रूव हुआ। थर्ड का थर्ड पार्ट है 6 + √2, यहाँ पर प्रूव करना है इसको। 6 + √2 भी एक अपरमेय संख्या होगी। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2। वीडियो को आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी जस्ट पहले जैसा मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है, जस्ट अपोजिट मानना पड़ता है आपको, एक परमेय संख्या है। अगर 6 + √2 एक परमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, और यदि हम इसे a/b के रूप में लिख पा रहे हैं तो ये परमेय संख्या होगी। बट एक कंडीशन एक अप्लाई करना पड़ेगा कि b ≠ 0 हो, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर b का मान 0 हो जाता है तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। a/b एक क्या है, a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, b ≠ 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 + √2 a/b के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग सिंपल तरीके से 6 + √2 a/b। यहाँ पर हम लोग √2 को रोक लेंगे और 6 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -6 हो जाएगा। देन √2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -6 भी हो जाएगा और अपान का b हो जाएगा। यहाँ भी आपका वही सेम कंडीशन जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, a -6b/b जो है वो एक परमेय संख्या है, जबकि आपका √2 जो है वो एक अपरमेय संख्या है। √2 परमेय संख्या है होगी तथा √2 एक, जबकि √2 एक अपरमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः यहाँ पर भी आपका वही नियम लगेगा, कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अगर परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती तो यहाँ पर भी हमारे मानने का विरोधाभास हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं 6 + √2 जो होगा वो एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या नहीं होगी। इस तरह से हमारा आंसर ये प्रूव हो जाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहें। इस बार